जाए तो सबसे पहले वैज्ञानिकों ने इस पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने इस पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया और इस रेखा के जो ऊपर वाला भाग आया इसे नॉर्थ कहा गया और इसके नीचे वाले साइड को साउथ कहा गया। तो सबसे पहले दो डायरेक्शन ढूंढा गया वैज्ञानिकों के द्वारा और इस जो लाइन खींचा गया है ये पूरे पृथ्वी के बीचों बीच खींचा गया है, इसलिए इस रेखा का नाम दिया गया है भूमध्य रेखा। इसका नामकरण किया गया है भूमध्य रेखा के नाम से किया गया है। इसका दो तीन नाम है, इसे हम 0 डिग्री भी कहते हैं, इसे ही इक्वेटर भी कहते हैं, इसे इक्वेटर भी कहते हैं या इसी को एक और हम नाम से जानते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के भी नाम से जानते हैं, इक्वेटर के भी नाम से जानते हैं और भूमध्य रेखा के भी नाम से जानते हैं। तो वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के एक ही भाग को कई हिस्सों में बांटा है। पहला उन्होंने पृथ्वी को बीचों बीच ये रेखा उन्होंने खींच दिया, तो इस रेखा को कहा गया है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर या 0 डिग्री। ये सब एक ही रेखा का नाम है ये। अब इतना पता हो गया कि इस व्यक्ति को अगर यहाँ पे जाना है तो एक डायरेक्शन मिल गया है। अब इसे ये कहा जाएगा कि अब आप जाइए दक्षिण में जाइए, साउथ में जाइए। तो अब ये व्यक्ति पूरा यहाँ से घूमते हुए यहाँ जाएगा, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट लोकेशन पे अभी नहीं पहुँचेगा। ये एग्जैक्ट लोकेशन पर क्यों नहीं पहुँचेगा ये अभी? क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक घूमते रहेगा, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये लोकेशन है। अब तो दक्षिणी गोलार्ध पूरा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, लेकिन इस व्यक्ति को एग्जैक्ट यहाँ पर पहुँचना है। तो दक्षिणी गोलार्ध सिर्फ कह देने से एग्जैक्ट यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। वैज्ञानिकों को ये फिर समस्या हुआ। तो फिर वैज्ञानिकों ने इस पृथ्वी पर और बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं खींचना शुरू कर दिया। ये 0 डिग्री बनाया और 0 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री पर वैज्ञानिकों ने कई सारे ये लाइन खींची, कई सारे रेखा यहाँ खींचा गया 1 डिग्री पे। तो ऐसे खींचा गया, कई सारी रेखा खींचा गया। ऐसे करते करते यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पहुँचा गया, तो ये 90 डिग्री पहुँचा। तो ऐसे 1 डिग्री पर ये 90 रेखाएं खींची गई है और इस जो रेखा ये है, इसी रेखा को हम अक्षांश कहते हैं। ये अक्षांश है, लैटिट्यूड इसी को हम कहते हैं। तो अब इसकी परिभाषा क्या होगी? अब ये अक्षांश की परिभाषा क्या होगी? परिभाषा आपको खुद अपने से बनाना है। तो वह रेखा नॉर्थ और साउथ तो इधर मिल गया, तो इधर हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा। तो वो लाइन या वो रेखा जो पूरब से पश्चिम की ओर मिलाए या पश्चिम से पूरब की ओर जो रेखा मिलाए, उस रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ये सिंपल सा परिभाषा इसका बना कि अक्षांश हम किसे कहेंगे? कि वैसी रेखा जो पूरब से पश्चिम की ओर मिलाए पृथ्वी को या पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी को मिलाए, वैसी रेखा को हम अक्षांश रेखा कहेंगे। तो अब यहाँ पर 1 डिग्री पर 90 रेखा इधर खींचा गया। अब 1 डिग्री पर वैसे ही यहाँ पर खींचा गया, ऊपर में भी खींचा गया। ये एक डिग्री पर जिस तरह से नीचे खींचा गया है वैसे ही ऊपर भी खींचा गया 1 डिग्री पर, और ये पहुँचते पहुँचते ये यहाँ भी 90 है। तो इस तरह से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में 90-90 अक्षांश रेखाएं खींची गई है, 1-1 डिग्री पर खींचा गया है। और ये सारे के सारे सब काल्पनिक रेखा है। वैज्ञानिकों ने ग्लोब बनाया, पृथ्वी का मॉडल
और उसके हिसाब से ये सब खींचा गया है ये रेखा। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोटल अक्षांश की संख्या कितनी है, टोटल अगर आपसे पूछा जाए तो 90 इधर है, 90 इधर होगा, 180 रेखा होगा। हाँ, ये सेंटर का भी अभी एक प्रॉब्लम है, इसको तो आपने गिना ही नहीं, ये भी तो एक अक्षांश रेखा कहा जाएगा, क्योंकि ये भी तो पूरब से पश्चिम की ओर मिला रहा है पृथ्वी को, इसकी भी गिनती करना है। तो इस हिसाब से 181 आ जाएगा। लेकिन इसको हम ऐसे गिनते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ साइड में हम अक्षांश को देखेंगे, कितना हमारा अक्षांश है नॉर्थ साइड में। 1 2 3 4 यहाँ तक हम आएंगे, और यहाँ पर हम लास्ट में देखेंगे कि एक 89 आएगा, उसके बाद 90 आएगा। अब आप हमें ये बताइए, ये 90 जो यहाँ पर है, ये बिंदु है, यहाँ पे ये लाइन नहीं है, रेखा नहीं है। ये रेखा का मतलब होता है ऐसे, लेकिन 90 डिग्री सिर्फ एक बिंदु पर आकर के बना हुआ है, ये लाइन नहीं है। तो इसलिए हम 1 से लेकर के 89 तक ये रेखा खींचा गया है 1 डिग्री पर, 90 नहीं खींचा गया है, 89 ही खींचा गया है। जो 90 डिग्री है वो सिर्फ बिंदु है, क्योंकि यहाँ से यहाँ 1 डिग्री पर आने पर एक बिंदु हो जा रहा है, तो सिर्फ ये बिंदु है, पॉइंट है ये। तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखा है, और इसी प्रकार से फिर दक्षिणी गोलार्ध में भी 1 डिग्री पर हम आएंगे तो 89 जो हमारा है यहीं तक है, हमारा रेखा है 89 तक ही है ये, और 90 हमारा ये बिंदु है, पॉइंट है ये। तो हम इस पॉइंट को नहीं गिनते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में भी हमारा कितना अक्षांश रेखा हो गया 89। अब टोटल कितना हो गया 178, और फिर एक ये भी हम गिनेंगे, 0 डिग्री को भी हम गिनेंगे। तो अब फिर एक हम और जोड़ेंगे इसमें, अब कितना हो गया, टोटल अक्षांश की संख्या 179 होगा। तो ऐसे इसको करना है, तो कारण सहित इसका उत्तर जानना है। तो टोटल अक्षांश की संख्या कितनी हो जाएगी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में मिला करके कितना हो जाएगा 179 है टोटल। तो हमें इसको ऐसे याद रखना है। तो इस फिगर को आप बनाइए और इसको लिख लीजिए। फिगर को बनाइए आप लोग, अभी देशांतर में आएंगे तब ना, अभी पहले अक्षांश की बात करते हैं हम। सबसे पहले हम अक्षांश की अभी बात करेंगे। तो अब जरा ये देखिए, बनाइए फिगर को जरा। और अब ये जो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा था, अब ये यहाँ पर पहुँच जाएगा। देखते हैं वो कैसे ये व्यक्ति पहुँचेगा यहाँ पर। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन के लिए ये बनाया गया है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एग्जैक्ट लोकेशन के लिए बनाया गया है। तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है हमारा भाई, अक्षांश और देशांतर दोनों मिल करके ही बनता है। तो अभी हम सिर्फ अक्षांश के बारे में बताए हैं। अब थोड़ा सा इसकी और कहानी देखते हैं, ये अक्षांश और क्या क्या गुल खिलाता है। ये हमारे सूर्य देवता भी है इधर साइड से, सूर्य देवता भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं हमारे यहाँ। अगर सूर्य अगर एक दिन न निकले तो पृथ्वी पे हाहाकार मच जाएगा। अगर एक दिन सूर्य न निकले तो पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा। तो सोचिए, जहाँ पर 6-6 महीना सूर्य ही नहीं निकलता है, वहाँ पर कैसा होता होगा। अभी उसका उत्तर हम देखते हैं। उतार लिए, देखिए अब यहाँ पर, अब ये अक्षांश रेखा 179 है। 179 में 4 रेखा ऐसी है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 179 टोटल रेखाओं में से
4 ऐसी रेखाएं हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। वैज्ञानिकों ने कुछ वैज्ञानिक कारण पे इन 4 रेखा को अलग महत्व दिया है। देखते हैं, जैसे आप जानते हैं उत्तरी गोलार्ध में एक 23.5 डिग्री का रेखा है। गुड, ये कर्क रेखा है। ये उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री का एक रेखा है जो कोई वैज्ञानिक कारण से ही 23.5 डिग्री पर बनाया गया है। इसको 24 डिग्री पर क्यों नहीं बनाया गया? कर्क रेखा को 25 डिग्री पर क्यों नहीं बनाया गया? 22 डिग्री पर क्यों नहीं बनाया गया? 23.5 डिग्री को ही क्यों चुना गया वैज्ञानिकों के द्वारा? कुछ न कुछ तो ऐसा ही इसमें होता होगा, है ना? तो ये कर्क रेखा को आखिर क्यों बनाया गया 23.5 डिग्री पर ही? उसी तरह से नीचे 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है। आखिर इसको क्यों 23.5 डिग्री इसी को चुना गया? 24 डिग्री भी चुना गया होना चाहिए था, 25 डिग्री भी चुनना चाहिए था। आखिर इसको क्यों नहीं चुना गया? आखिर ये 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे क्यों चुना गया? तो नीचे का जो 23.5 डिग्री है इसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। मकर रेखा के नाम से जानते हैं नीचे का 23.5 डिग्री। आखिर क्यों हम जानते हैं भाई मकर रेखा के नाम से? फिर इसके बाद में ऊपर में एक है आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये इस रेखा भी एक खासियत है, सारे वैज्ञानिकों ने इसको भी बनाया, ये रेखा को खास बना दिया। इसमें क्या खासियत था भाई? इस रेखा को हम कौन सा नाम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? हाँ, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त। बहुत बढ़िया, इसको हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त या उत्तरी ध्रुवीय वृत्त के भी नाम से हम जानते हैं। तो 66.5 डिग्री का जो यहाँ पर है उसे हम आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से नीचे भी है 66.5 डिग्री, नीचे भी 66.5 डिग्री आएगा आपका। एक नीचे भी है। आखिर इन सब को आखिर क्यों बनाया गया? कुछ विशेष वैज्ञानिक कारण हैं इसके साथ, इसलिए इसका एक अलग नाम दिया गया। नीचे का जो साउथ में है 66.5 डिग्री पर, इसका अंटार्कटिका वृत्त कहेंगे, क्योंकि नीचे में अंटार्कटिका है, इसलिए उस वृत्त का नाम दिया गया है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका वृत्त है ये। तो इस तरह से आपको 5 जो रेखा है इसको याद होना चाहिए आपको। ये 5 रेखा आपको याद होना चाहिए। एक तो सबसे पहले भूमध्य रेखा, दूसरा है कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त, नीचे में मकर रेखा, अंटार्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री नीचे में है। तो ये इसको आपको याद होना ही होना चाहिए। अब हम ये कारण अब जानेंगे कि क्यों कर्क रेखा और मकर रेखा को खींचा गया है 23.5 डिग्री पर ही क्यों बनाया गया, 24 डिग्री क्यों नहीं रखा गया, 25 डिग्री क्यों नहीं रखा गया, क्यों इतना ही पर रखा गया है? तो इसमें सूर्य देवता का सबसे बड़ा रोल है। अब इसमें सूर्य भगवान अपना रोल निभाएंगे। तो देखते हैं, देखिए अब यहाँ ये जो सूर्य देवता हैं पूरे विश्व के ये रचयिता हैं और चीफ इंजीनियर साहब हैं। ये सूर्य देवता यही सब पृथ्वी का जितने भी लोग हैं सबके रहन सहन, खान पान, सबके चेहरे मोहरे बनाने में, रंग रूप देने में यही चीफ इंजीनियर साहब का योगदान है। तो चीफ इंजीनियर साहब अपना रोशनी बिखेरते हैं। तो सबसे ज़्यादा सूर्य का रोशनी कहाँ आता है? पृथ्वी पर किस भाग में आएगा? सबसे ज़्यादा यहाँ पर आएगा। सूर्य का रोशनी सबसे ज़्यादा रोशनी यहाँ पर आएगा, यानी कि सूर्य की जो रोशनी है सबसे ज़्यादा इनका यहाँ आता है। इस एरिया में कर्क से लेकर के मकर तक सूर्य का सबसे ज़्यादा रोशनी प्राप्त होता है।
तो ये वैज्ञानिकों ने देखा कि उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम सूर्य का रोशनी कहाँ तक प्राप्त होता है। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि कर्क रेखा से ऊपर जा ही नहीं पा रहा है सूर्य का रोशनी ज़्यादा, इसलिए वैज्ञानिकों ने यहीं पर ये लाइन खींच दिया कि सूर्य का अधिकतम जो रोशनी है यहाँ प्राप्त होता है, और दक्षिण में सूर्य का अधिकतम रोशनी मकर रेखा पर प्राप्त होता है। तो वैज्ञानिकों ने 23.5 डिग्री ऊपर और नीचे का उन्होंने ये एक लकीर खींच दिया। नहीं, कोई एक वैज्ञानिक नहीं ऐसा ढूंढा है, वैज्ञानिक का ये लेबोरेटरी होता है, वो सब अपना रिसर्च करते रहता है, कोई एक वैज्ञानिक ऐसा नहीं किया है। हाँ, तो कुल मिलाकर के जो ये जो रेखा है ये बहुत ज़्यादा गर्मी प्राप्त करता है सूर्य से, तो इसका एक अलग नाम दे दिया गया है, उष्ण कटिबंध के नाम से इसे जाना जाता है। उष्ण कटिबंध, जो सबसे ज़्यादा ये गर्मी यहाँ पे रहता है, और सौभाग्य से भारत भी उन देशों में से एक है। तो भारत भी यहाँ पर है जहाँ से कर्क रेखा जाती है। तो भारत का आधा हिस्सा गर्मी से ज़्यादा रहता है परेशान, और आधा हिस्सा हमारा जो है ठंड में ज़्यादा रहता है। अब सबसे ज़्यादा जहाँ सूर्य की रोशनी जाएगा वहाँ के लोग कैसे मिलेंगे आपको? काले काले मिलेंगे, है ना। और जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचेगा वहाँ के लोग उजले उजले मिलेंगे। इसलिए जिनका भी कलर जैसा भी हो, इन सबके दोषी सूर्य देवता है। यही चीफ इंजीनियर साहब हैं। ये जिसको चाहें उसको काला बना देंगे, जिसको चाहेंगे उसको गोरा बना देंगे। तो आप लोग कॉस्मेटिक चीज़ों पर भरोसा ना करिए, सूर्य देवता पर भरोसा करिए। यही आपके रंग रूप के निर्धारण करने में भूमिका निभाते हैं। तो देखिएगा, अफ्रीका प्योर यहाँ पर है, पूरे बीच में है अफ्रीका, इसलिए वहाँ के सभी लोग एक ही कलर के मिलेंगे आपको। हाँ, तो हमारे देश की जितनी सारी कंपनियां हैं जो सौंदर्यवर्धक है, इन सबको अफ्रीका में जाना चाहिए था, वहाँ पर प्रचार करना चाहिए था। लेकिन ये जो कंपनियां हैं, ये अफ्रीका में लोग जाते ही नहीं हैं। वो जो गोरे लोग होते हैं वो अंग्रेज लोग हैं। जिस तरह से भारत पे अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, लेकिन आज़ादी के समय सारे अंग्रेज लोग चले गए भारत से। अफ्रीका के साथ ऐसा नहीं हुआ। अफ्रीका में जब अंग्रेजों ने गुलाम बनाया तो अंग्रेजों ने आज़ाद तो कर दिया अफ्रीका को, लेकिन जो भी अंग्रेज गए हुए थे वो सारे वहीं पर बस गए, वो वहाँ से वापस गए ही नहीं। इसलिए वो लोग आपको गोरे मिलेंगे। हाँ, तो ये वहाँ पर की स्थिति है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका को छोड़ करके और भी कोई अफ्रीकी देश में चले जाइए आप, और फिर देखिए वहाँ पर तो सभी एक ही कलर के आपको मिलेंगे। तो ऐसा है, तो सूर्य देवता ही ये सारा का सारा ये कलर निर्धारण करते हैं। हमारे भारत का दक्षिणी भाग भी इसके चपेट में आता है। बाल कैसा रहता है? क्या रहता है उसमें? हाँ, तो सूर्य देवता बढ़ने ही नहीं देते हैं उसके बाल को। लेडीज लोग का भी वैसा ही होता है, घुंघराले टाइप का रहता है ना। हाँ, तो वो सब सूर्य के प्रकाश के कारण ही है। अब देखिए, अब देखिए 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री का बीच का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत कम आती है। यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत कम आएगी इस एरिया में, और वही हाल यहाँ नीचे होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर का मौसम हमेशा सुहावना रहता है, ना ही गर्मी होगी ना ही ठंडी होगी। हमेशा सालों भर यहाँ के लोग मौसम का आनंद लेते हैं। तो इस कटिबंध को शीतोष्ण कहा जाता है। न ही यहाँ ज़्यादा गर्मी होगी ना ही ठंडी होगी। इसे हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं इसको। हाँ, तो जितने यूरोपियन कंट्री है, हमारा भारत का आधा हिस्सा
जैसे जम्मू कश्मीर है, शिमला है, नैनीताल है, ये आधा हिस्सा हमारा है वो इस कटिबंध में आता है। इसलिए कभी भी आप सुनते होंगे कि लोग घूमने के लिए जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जाते हैं, तो वो सारा यही हिस्सा में आता है। और हम बिहार वाले कहाँ पर हैं? सही जगह है, ठंडी गर्मी सबका आनंद लेते हैं, है ना। तो इस तरह से ये है। और फिर आर्कटिक से लेकर के 66.5 से लेकर के 90 डिग्री तक यहाँ पर सूर्य का रोशनी 6 महीना तक पहुँचता ही नहीं है। यहाँ पर 66.5 से लेकर के 90 डिग्री तक ये जो एरिया है, सूर्य का रोशनी 6 महीना तक पहुँचता ही नहीं है। तो 6 महीना यहाँ लगातार रात रहती है, 6 महीना लगातार रात होती है यहाँ। तो इस तरह से ये शीत कटिबंध कहलाता है। ये हमेशा यहाँ बर्फ जमा रहता है। तो ये पूरा का उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल कहलाएगा ये। 6 महीना दिन रात कैसे होता अभी हम समझाएंगे। वही स्थिति नीचे भी होता है। 66.5 के बाद 90 डिग्री तक सूर्य का रोशनी 6 महीने तक पहुंचता ही नहीं है। तो ये यहाँ भी 6 महीना रात रहेगा, और जब सूर्य का रोशनी पहुंचेगा तो 6 महीना दिन ही दिन रहेगा। ऐसा यहाँ कंडीशन होता है। हाँ, यहाँ तक रात दिन होगा, लेकिन इसके बाद दिन तो दिन, रात तो रात। अब इसका कारण क्या है अभी समझ में आएगा। तो इस तरह से ये, अब आपसे कोई अगर ये सवाल पूछे कि ये जो अक्षांश रेखा है इसका विभाजन किस आधार पे किया गया है, तो आपको बताना है कि यह टेम्परेचर के आधार पे किया गया है, तापमान के आधार पे किया गया है। ये सूर्य के तापमान को डिनोट करने के लिए, इसको बताने के लिए इन सब रेखाओं को बनाया गया है, कर्क रेखा और मकर रेखा। यहाँ पर आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, ये सब से हमें टेम्परेचर का पता चलता है। तो जब भी हमें कभी टेम्परेचर निकालना होगा तो हम अक्षांश रेखा का प्रयोग करते हैं टेम्परेचर के लिए। तो ये अक्षांश रेखा है। अब हम ये चीज़ सीखेंगे थोड़ा कि कब दिन बराबर होता है, कब रात बराबर होती है, कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात छोटा होता है। थोड़ा सा इसका भी हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ये सारा का सारा इसी कॉन्सेप्ट से होता है कि कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात बड़ी होती है। ये कैसे होता है, ज़रा इसके कॉन्सेप्ट को ज़रा एक बार समझ लेते हैं हम, ये सब कैसे होता है। देखिए, जब हमारे सूर्य देवता यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पे, यानी कि जस्ट विषुवत रेखा के सामने यहाँ पर, तो सूर्य का किरण यहाँ तक, उत्तरी गोलार्ध में यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका प्रकाश फैलेगा। जब सूर्य देवता कहाँ रहेंगे? विषुवत रेखा पर, तो इनका प्रकाश कहाँ से कहाँ तक फैलेगा? 66.5 डिग्री ऊपर से लेकर के 66.5 डिग्री नीचे तक। और नीचे कर दें। चलिए, अपने सूर्य देवता हैं, जहाँ इनको घसका दीजिए। तो ये हो गया। तो सूर्य देवता यहाँ, तो ये जो स्थिति होती है ये आपका होता है 21 मार्च को। 21 मार्च को सूर्य देवता एकदम भूमध्य रेखा के एकदम सीध में होते हैं। इस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होगा। 21 मार्च को दिन और रात बराबर होगा, यानी कि 12 घंटा का दिन तो 12 घंटे की ही रात होगी। तो ये डेट को याद रखना है। 21 मार्च को सूर्य देवता हमेशा ये भूमध्य रेखा के सामने रहते हैं। तो इनका प्रकाश यहाँ से यहाँ तक बराबर फैला रहता है। तो बराबर यहाँ पर दिन और रात होते रहेगा। लेकिन दुनिया में हर चीज़ परिवर्तनशील है।
पृथ्वी भी अपने अक्ष पे घूम रही है, सूर्य भी घूमते रहते हैं, है ना। सूर्य स्थिर है, लेकिन हम लोग तो देखते हैं कि घूमते हैं, इधर से उधर तक जाते हैं। पृथ्वी को तो हम नहीं देख रहे घूमते हुए, तो पृथ्वी इसको तो हम देख रहे हैं ना। लेकिन सूर्य को तो हम साक्षात देख रहे हैं, सुबह में इधर रहते हैं तो शाम में उधर चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? अच्छा, ये बात है, बहुत बढ़िया तर्क है आपके बातों में। चलिए अब थोड़ा सा और देखते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पे कि सूर्य देवता ही चल रहे हैं, पृथ्वी स्थिर है, मान लेते हैं। मानने में क्या होता है? अब जैसे जैसे ये सूर्य देवता हैं, अब ये थोड़ा सा घूमने के मूड में आ जाएंगे। सूर्य देवता कहेंगे कि चलो थोड़ा सा घूम कर आते हैं, इस ध्रुव तक पूरा ये हमारा ब्रह्मांड है, थोड़ा घूम लेते हैं। अब ये मार्च के बाद फिर अप्रैल आएगा। अप्रैल में सूर्य देवता थोड़ा सा ऊपर में आएंगे, थोड़ा घूमेंगे, अब ऊपर की ओर चलेंगे। अप्रैल के बाद फिर आएगा अप्रैल, फिर इसके बाद मई, फिर इसके बाद जून। तो सूर्य देवता जून में फिर घूमेंगे ये, और जून में जब आएंगे सूर्य देवता, तो सूर्य देवता का ये जो 23 डिग्री का रेखा है, यहाँ पर एकदम डायरेक्ट इनका किरण पहुँचेगा। जून में सूर्य देवता पहुँच जाएंगे कर्क रेखा के एकदम सीध में। तो इनकी सबसे ज़्यादा जो गर्मी जून में ये कर्क रेखा पर जो भी देश रहेगा, जो भी लोग रहेंगे, एकदम यहाँ ज़बरदस्त गर्मी पड़ेगा। और अब ये यहाँ से सुनिए, अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा। यहाँ जब सूर्य था विषुवत रेखा पर, तो इसकी किरण अधिकतम कहाँ तक जा रही थी? हाँ, यहाँ तक, ऐसे यहाँ तक जाता है, पूरा पूरा यहाँ तक जाता है, यहाँ पे, यहाँ पर जाता है, यहाँ पर। लेकिन अब सूर्य देवता ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो नीचे से अब इसका प्रकाश घटते हुए जाएगा। यहाँ पर जब थे सूर्य, तो यहाँ तक आ रहा था, लेकिन अब सूर्य ऊपर की ओर जा रहा है, तो अब इन सूर्य यहाँ प्रकाश अब न पड़ करके अब यहाँ तक आ जाएगा, और यहाँ से अब इधर की ओर जाएगा, और यहाँ पर अंधेरा छाने लगेगा। सर, तो ऐसे तो अगर नीचे तक आ रहा है तो ऊपर तक जाना चाहिए। हाँ, ऊपर तक भी जाता है, ऊपर तक भी जाता है। तो हम यहाँ पर जब आएगा सूर्य देवता, तो जैसे जैसे ऊपर में जाएंगे, ऊपर में तो सूर्य का प्रकाश जाएगा ही जाएगा। पहले थोड़ा सा ज़्यादा था, अब जैसे जैसे ऊपर पहुँचेंगे तो ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा जाएगा। लेकिन नीचे वाला क्षेत्र खाली होते जाएगा। पहले यहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँचता था, तो धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो नीचे से घटते हुए जाएगा, ये घटते हुए चला जाएगा यहाँ पर। तो सूर्य देवता यहाँ पर पहुँचेंगे, तो अब ये प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अब यहाँ तक जाएगा, और यहाँ जब आ जाएंगे तो यहाँ से अधिकतम प्रकाश जो है यहीं तक रहेगा। तो हमारे यहाँ जब जून में यहाँ पर आ जाएंगे सूर्य, तो 21 जून को सबसे ज़्यादा यहाँ पर रोशनी आएगा। तो ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन करेगा यहाँ पर, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा यहाँ पे। अब जब बड़ा दिन होगा तो रात कैसी होगी? छोटी होगी। और अब कल्पना कीजिए, जब सूर्य देवता यहाँ पर चले गए हैं, सारा रोशनी अब यहाँ बिखेर रहे हैं, तो दक्षिण में जो यहाँ पर लोग रहने वाले हैं, वहाँ पर सूर्य की रोशनी बहुत कम पहुँचती होगी। तो यहाँ पर कैसा मौसम रहता होगा? यहाँ पर गर्मी हो रही है। जून में हमारे यहाँ कैसी होती है? गर्मी होती है। तो जस्ट इसका अपोजिट में जब यहाँ पर के लोग रहेंगे तो बिल्कुल ठंडी लगती है, यहाँ पर बहुत ही यहाँ पे ठंड होगा। तो दक्षिण में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है,
यहाँ पे। तो जिस समय हमारे यहाँ भयंकर गर्मी होती है उस समय ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर क्या होता है, बहुत ठंड पड़ता है हमारे इसके यहाँ। तो ये सारा का सारा खेल कौन खेल रहे हैं, सब सूर्य देवता, यही ऊपर से नीचे तक कर रहे हैं। अब बोले कि अब हम ऊपर नहीं जाएंगे, अब हम नीचे जाएंगे। अब हम तो सूर्य अब फिर यहां से नीचे की ओर जाने लगेंगे। तो अंतिम सूर्य यहां तक सूर्य थे, जून तक यहां पर आए हुए थे। अब जून के बाद फिर जुलाई आएगा, तो जुलाई के बाद फिर सूर्य देवता नीचे अब आएंगे। अब जुलाई में फिर यहां पर आएंगे, फिर अगस्त आएगा, तो अगस्त में फिर नीचे आएंगे, फिर आएगा सितंबर आएगा। अब सितंबर में सूर्य फिर यहाँ पर आएगा। अब सितंबर में जब इसके सामने सूर्य आ जाएगा तो पूरे पृथ्वी पर दिन और रात फिर बराबर हो जाएगा। तो फिर अब 23 सितंबर को, फिर 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होगा। दो डेट में दिन और रात एकदम बराबर होगा। एक बार तो सूर्य इधर जा रहा था तब बराबर हुआ, अब एक बार फिर लौट रहा है सूर्य, फिर यहाँ पर पहुँचेगा लौटते क्रम में 23 सितंबर को, तो दिन रात फिर बराबर होगा। अब यहीं पर रुकेंगे नहीं, कहेंगे कि चलो थोड़ा सा और नीचे तक घूम लिया जाए, तो अब और नीचे की ओर चलेंगे। तो सितंबर के बाद फिर आता है अक्टूबर, अक्टूबर के बाद फिर नवंबर, नवंबर के बाद फिर दिसंबर। तो फिर 22 दिसंबर को सूर्य फिर इस रेखा के किनारे आ जाएगा, 66.5 डिग्री के किनारे आ जाएगा सूर्य। अब आप ये बताइए कि जब सूर्य इस रेखा पर आ जाएगा 22 दिसंबर को, तो यहाँ गर्मी होगी कि ठंडी होगी? गर्मी होगी। भयंकर गर्मी होता है यहाँ पर दिसंबर महीने में, और हमारे यहाँ दिसंबर महीने में भयंकर ठंड पड़ती है। तो जब हम लोग क्रिसमस मनाते हैं ठंड के महीने में, उस समय यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाले क्रिसमस मनाते हैं गर्मी के मौसम में। और ये सारा खेल कौन खेल रहा है? सूर्य। तो अब यहाँ पर दिन लंबी होगा कि रात लंबी होगी? तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन करेगा और सबसे छोटी रात होगा। तो ये आपको याद रखना है। तो 22 दिसंबर को ये दक्षिणी गोलार्ध में है। सबसे लंबा दिन और रातें छोटी होगी, सबसे छोटी रातें होगी। तो जस्ट जो इसका यहाँ पर था वही अपोजिट अब यहाँ होगा। तो यही पृथ्वी पर ये सूर्य इधर से उधर चलते रहता है, हालांकि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चलता है, और पृथ्वी जो 23.5 डिग्री झुका हुआ है उसी के कारण ये सारा का सारा खेल होता है। इसको अभी आगे समझाएंगे, लेकिन बस 4 डेट आपको याद रखना है इसमें। 21 मार्च को क्या होता है? दिन और रात दोनों बराबर होगा। लेकिन जैसे ही अब 21 जून को पहुंचेंगे सूर्य, तो यहां पर स्थिति उल्टा हो जाएगा। दिन सबसे बड़ा होगा, रात सबसे छोटी होगी। फिर उधर से लौटते क्रम में सूर्य 23 सितंबर को फिर पहुंचेंगे यहाँ, तो फिर 23 दिसंबर को क्या होगा? दिन और रात अब बराबर हो जाएगा। फिर इसके बाद और नीचे जाएंगे, तो फिर 22 दिसंबर को फिर यहाँ पर कड़ाके की धूप होगी, तो फिर यहाँ पर दिन बड़ा होगा और रातें छोटी होगी। अच्छा, जब यहाँ पर रात छोटी होगी, हमारे यहाँ दिसंबर में कल्पना करिए उस समय क्या रहता है? रात लंबी होती है कि दिन लंबा होता है? रात लंबी होती है उस समय हमारे यहाँ। तो जब 22 दिसंबर को यहाँ सबसे छोटी रात होगी, तो हमारे यहाँ 21 जून को सबसे लंबी, यहाँ 22 दिसंबर को हमारे यहाँ सबसे लंबी रात होगी हमारे यहाँ। तो जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पर होता जाएगा।
तो ऐसे इसको पृथ्वी को समझना है और ये 4 डेट को याद रखना है। तो इसीलिए ये अक्षांश की रचना किया गया, ये वैज्ञानिकों के द्वारा ये बनाया गया, ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक ये बनाया गया है। तो अक्षांश के बारे में ये 3-4 चीज़ें समझना है आपको। पहली बात ये समझना है कि टोटल अक्षांश की संख्या कितनी है, 179। 179 कैसे निकला है, इसको कन्फर्म एकदम याद रखना है कि कैसे ये 179 ही आया। नहीं तो बहुत सारे जो कम जानते हैं वो आपसे उलझ जाएंगे कि नहीं 180 होता है, 90 इधर होता है, 90 इधर होता है, वो आपसे ऐसे कहेंगे। लेकिन आपको फिर आपको समझाना है उसको कि 90 इसको कैसे मानेंगे, 90 तो बिंदु है एक, तो 89 इधर, 89 इधर, तो 178 और प्लस में एक ये होगा 0 डिग्री, तो कुल मिलाकर के 179 अक्षांश रेखा है। और 179 अक्षांश रेखा में से 5 ऐसी रेखा है जिसको आपको याद रखना है। तो 5 वो कौन कौन सी है, एक तो भूमध्य रेखा हो गया, एक कर्क रेखा, फिर ऊपर में आर्कटिक, नीचे में फिर मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त। ये 5 रेखा को किस आधार पे बांटा गया है, टेम्परेचर के आधार पे बांटा गया है। तो फिर आगे जब प्रेशर, वायु दाब ये सब पढ़ाएंगे तो सब इसके अभी डिटेल से भी सब बताया जाएगा, इस सब के बारे में भी और बहुत कुछ। तो ये अक्षांश की कहानी है, तो इसलिए वैज्ञानिकों ने ये अक्षांश को भी बनाया है। अभी इसमें आपको ये पढ़ना है कि ये जो भूमध्य रेखा है टोटल कितने देशों से होकर के गुजरता है। यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे देश बसे हुए हैं, कितने देशों से होकर के गुजरता है ये अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा। फिर इसके बाद कर्क रेखा कितने देशों से होकर के गुजरता है। फिर इसके बाद मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरता है। ये सब चीज़ें अभी आपको याद करना है, जो कि हम आगे धीरे धीरे सब याद करेंगे। तो इस तरह से अक्षांश की कहानी को समझना है आपको। और अक्षांश की ये है, तो इससे हम तापमान निकालते हैं, टेम्परेचर निकालते हैं। अब एक बार आपको फिर अब अगली क्लास में देशांतर के बारे में समझाएंगे, तो फिर इससे हम समझेंगे कि हमारे देश का टाइम कैसे निकाला जाता है, हमारे देश का टाइम और फिर अमेरिका का टाइम, रूस का टाइम, इंग्लैंड का टाइम, ये सब अलग अलग कैसे है, ये सब हम चीज़ सीखेंगे देशांतर से। तो वो देशांतर से ही निकाला जाता है वो टाइम। तो आज का हम यही रोकेंगे क्लास। सर इसमें 6 महीने दिन वहाँ कैसे लगातार, मतलब 6 महीने रात। देखिए, जब यहाँ से समझिए, यहाँ से समझिए, जब 3 महीना इधर की ओर सूर्य जाएगा है, तो फिर यहाँ से रोशनी यहाँ बहुत कम पहुँचता है, वैसे रोशनी यहीं तक रहता है। तो 3 महीना तक तो रोशनी यहाँ तक जाएगा, जैसे सूर्य ऊपर में जाएगा तो यहाँ से रोशनी इधर की ओर जाएगा, और फिर इधर से भी तो 3 महीने आएगा, तो फिर यहाँ तक आने में 3 महीना और लगेगा। 3 महीना यहाँ से यहाँ जाने में लगता है, तो रोशनी कम होते हुए जाएगा, फिर 3 महीना ऊपर से नीचे आने में यहाँ लगता है, तो 6 महीना हो जाता है। इसलिए यहाँ नहीं पहुँचता है 6 महीना। तो ये तो ठीक है, लेकिन वहाँ दिन होता है तो रात भी तो होगा। हाँ, रात होगा ना। लेकिन 6 महीना केवल दिन, 6 महीना केवल रात। हाँ, तो 6 महीना केवल दिन होगा ही होगा, लगातार 6 महीना होगा। मतलब रात होगा ही नहीं। नहीं, रात नहीं होगा, 6 महीना तक लगातार रात नहीं होगा। यो ग्लोब से वो समझाएंगे हम अभी आगे चल करके, कि इसका ऐसा ये है। ऐसे भी तो वहाँ पे लाइट तो ज़्यादा जाता नहीं है, मतलब ऊपर तक जाने पर तो मतलब हल्का फुल्का लाइट जाता है। हल्का फुल्का जाता है, जैसे हमारे यहाँ सुबह का जो रोशनी होता है ना सुबह में, वैसे थोड़ा सा पहुँचता है वहाँ पर। दिन हमारे यहाँ जैसा होता है वैसा नहीं होता, बहुत थोड़ा सा लाइट पहुँचता है यहाँ पर। तो ठीक है, हम इसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे। तो अक्षांश के बारे में इतना चीज़ें हैं, इसको समझना है। फिर इसके बाद हम कल देशांतर के बारे में समझेंगे कि इसमें कैसे देशों के टाइम टेबल निकाला जाता है, कैसे ये होता है। तो चलिए 5 मिनट रेस्ट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम शुरू करते हैं।